Hello viewers, today I am going to make 91 onward competency focused practice question for class 10 ICSE mathematics given by Council for this year 2024-25. This question number 91, while preparing a PowerPoint presentation, triangle ABC is enlarged along the side BC. तो triangle ABC ये है इज एनलार्ज अलोंग द साइड, ये वाला, तो इसी को ही हमने और एनलार्ज किया है और हमारे पास ये आ गई है साइड दूसरी, इसको हमने नाम दे दिया बी डैश सी डैश। तो ये बी डैश हो गया, दिस इज सी डैश, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। ये गिवन ट्राइंगल है, वैसे तो थोड़ा सा टेढ़ा मेढ़ा बना है बट प्लीज बेयर विद इट। नाउ वाइल प्रिपेयरिंग एनलार्ज कर दिया हमने एज शोन द डायग्राम सच दैट BC का जो रेशियो है, दिस BC का रेशियो आपका B डैश C डैश के साथ इज 3:5, मतलब अगर BC जो है वो 3x है तो दिस इज 5x, तो यहाँ पर ये 3:5 का रेशियो। फाइंड AB का BB डैश के साथ आपने रेशियो बताना है, AB का BB डैश के साथ। तो अब पहले हमारे पास जो रेशियो आएगा वो किसका आएगा, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर कौन कौन से हुए हैं, तो अभी हमें पहले ये पता लगाना पड़ेगा कि ट्राइंगल सिमिलर है तभी तो हम रेशियो ले पा रहे हैं। तो अब BC डैश BC और B डैश C डैश आपस में दोनों क्या है, पैरेलल है। अगर दोनों लाइंस आपस में पैरेलल हैं तो कन्वर्स ऑफ BPT आपको पता है क्या होता है BPT। इफ ए लाइन डिवाइड्स टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल इन द सेम प्रोपोर्शन देन द लाइन इज पैरेलल टू द थर्ड लाइन। तो यहाँ पर वही चीज हम यूज करेंगे, तो BPT के हिसाब से ये दोनों अगर लाइंस पैरेलल हैं तो इट मींस ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। अब BC का रेशियो B डैश C डैश मतलब इन दोनों के साथ तो दिया है बट हमें तो मांगा इसका है AB का, तो AB हमने बताना है AB का BB डैश के साथ, मतलब इतना AB एंड BB डैश इज दिस मच, तो हमें इसका हाफ हाफ का बताना है, तो वो कितना हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूरी लाइन नहीं बोली है, बड़ा ट्रायंगल की साइड इज AB डैश, क्योंकि ये जो 5 है ये पूरा 5 इसके लिए है, यानी कि पूरी AB डैश के लिए है, लेकिन हमें किसके लिए चाहिए, सिर्फ BB डैश के लिए चाहिए। तो AB को BB डैश बनाने के लिए हम क्या करेंगे, पहले हम AB का रेशियो इस पूरे यानी कि AB डैश के साथ ले लेंगे। अब AB का रेशियो AB डैश के साथ तो वही आएगा कि ये 3 है और ये पूरा 5 है, तो इसका रेशियो तो 3:5 है, बट हमें चाहिए तो उसके साथ है, तो हम क्या करते हैं इसका उल्टा कर देते हैं। उल्टा मीन्स रेसिप्रोकल कर दिया, AB डैश अपॉन AB एंड इट विल बिकम 5/3। अब इसमें से हम -1 कर देंगे, तो जैसे हम -1 करेंगे इट विल बिकम AB डैश माइनस AB एंड AB डैश में से -AB कर देंगे, तो नाउ यू विल गेट BB डैश। तो अब ऊपर करा हमने माइनस, नीचे हमारे पास AB ही रहा, तो यहाँ पर ये आ गया AB। तो अब ये BB डैश का AB के साथ आया, हमने माइनस क्या किया AB। अब इसकी वैल्यू फिल करिए, 5 है, AB की वैल्यू कितनी है 3 है और नीचे AB की वैल्यू कितनी है 3 है, तो इनकी 2/3 आ गया। बट हमें चाहिए क्या था, इसका उल्टा, यानी कि AB और BB डैश, तो इट मीन्स 3:2, ये हमारे पास आंसर हो जाएगा 3:2 फर्स्ट पार्ट के लिए। लेंथ ऑफ AB हमने बतानी है, इफ BB डैश इज 4 सेंटीमीटर, ये टोटल असली में ये BC हो गया BB डैश, दिस BB डैश इज 4 सेंटीमीटर, ये हमें दिया है, तो लेंथ ऑफ AB यानी कि पूरी की लेंथ हमें बतानी है। इफ दिस इज 4 सेंटीमीटर तो ये कितना हो जाएगा। अब हमारे को रेशियो के फॉर्म में तो ये मिल गया 3/2 है, इसमें से हम AB अपॉन BB डैश को इस तरह से लिख लेंगे कि इसका आंसर 3:2 है। इसमें से किसकी वैल्यू, BB डैश की वैल्यू 4 है, तो AB की मान लेते हैं कि x है, तो क्या हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, x 2x हो गया, 2x इज इक्वल टू 12, इट मीन्स x इज इक्वल टू 12/2 मीन्स 6 सेंटीमीटर, तो यहाँ 6 सेंटीमीटर इसका आंसर आ जाएगा बी पार्ट के लिए 6 सेंटीमीटर। नाउ ट्राइंगल हमने ले लिया, वो मैंने पहले ही बोल दिया, मेरे को पहले वो पार्ट दिखाई दे गया था कि ट्राइंगल सिमिलर हो गए, तो कन्वर्स ऑफ BPT लिख के हम ट्राइंगल्स को सिमिलर कर देंगे, क्योंकि दो लाइंस पैरेलल आ रही है, साइड प्रोपोर्शन में है, तो लाइंस अपने आप ही पैरेलल हो जाएंगी, ये हमने लिखना है, उसका कन्वर्स लिखना है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पार्ट है कि जिसमें हमने ट्राइंगल का एरिया और क्वाड्रिलेटरल का एरिया निकालना है, तो पहले अंडरस्टैंड करो कि क्वाड्रिलेटरल कौन सा चाहिए हमें। क्वाड्रिलेटरल का नाम B डैश, ये BB डैश, C डैश एंड देन C, ये तो पूरा क्वाड्रिलेटरल है। लेकिन ये क्वाड्रिलेटरल कैसे बन रहा है, इस पूरे ट्राइंगल में से अगर हम इस ट्राइंगल को सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो जो रिमेनिंग पार्ट है वो क्वाड्रिलेटरल हो जाएगा, तो यहाँ पर हमें उसका रेशियो बताना है। तो उससे पहले हम इसको कैलकुलेट करके रख लेते हैं कि अगर मुझे क्वाड्रिलेटरल चाहिए तो वो कैसे निकलेगा। तो क्वाड्रिलेटरल के लिए पहले हम पूरा ट्राइंगल ले लेते हैं, ट्राइंगल
बी डैश सी डैश, और उसमें से आप ये वाला जो छोटा ट्राइंगल है वो सबट्रैक्ट कर दो, यानी कि ट्राइंगल ए बी सी को सबट्रैक्ट कर देंगे। तो अगर उस मतलब हमें एरिया तो लिखना ही ऑब्वियसली, एरिया ऑफ दिस माइनस एरिया ऑफ दिस, तो यू आर लेफ्ट विद द क्वाड्रिलेटर। बट हमें यहाँ पर तो रेशियो बताना है, तो अब हम रेशियो के उस पर आ जाते हैं। वैसे हमें पता है कि दोनों ट्राइंगल हम अगर अभी कर चुके हैं कि ये सिमिलर हो गए हैं, तो इनका एरिया किसके इक्वल होगा। तो एक बार के लिए इनका एरिया देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल हमने जब भी लेते हैं तो दोनों साइड जो हमने प्रोपोर्शन में करी है उनका स्क्वायर लेते हैं, वॉल्यूम लेते हैं तो क्यूब लेते हैं, एरिया लेते हैं तो स्क्वायर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी आ गया एंड डिवाइडेड बाय एरिया ऑफ ट्राइंगल दूसरा वाला यानी कि ए बी डैश सी डैश आ गया। तो दोनों का एरिया का जो रेशियो होगा इट शुड बी इक्वल टू द प्रोपोर्शनल साइड। कोई से भी प्रोपोर्शनल साइड हम ले सकते हैं, सबसे सेम आंसर आएगा, बस उसका हमने स्क्वायर करना है। तो यहाँ पर जो प्रोपोर्शनल साइड हमें पता है वो सबसे इजी कौन सी है, ये, और 3 और 5 वाली पता है हमें, तो हम वही वाली यहाँ पर फिल कर सकते हैं। तो कौन सी होगी 3, कौन सी है BC, तो हम ले लेंगे ABC के लिए BC स्क्वायर और इसके लिए B डैश C डैश स्क्वायर। अब BC का आंसर कितना है, मतलब साइड कितनी है 3/5, तो इसका स्क्वायर एंड इसका स्क्वायर, इट मींस 9/25 रेशियो आ गया हमारे पास दोनों ट्राइंगल्स का। लेकिन अभी हमें तो क्वाड्रिलेटरल का चाहिए, तो अब हम ट्राइंगल में से इसका सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, एक बार कॉर्नर में लिख के आप सब्ट्रैक्ट कर सकते हो, क्योंकि उन्होंने तो रेशियो हमारे से इनका मांगा ही नहीं है। तो अब हम इसमें से पहले निकाल के रख लेते हैं, क्योंकि इसको मैं माइनस करूंगी तो ये किसका एरिया आएगा, एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डैश सी डैश सी, इसका क्वाड्रिलेटरल का एरिया हमारे पास से मिलने वाला है। तो पहले ए बी डैश सी डैश का एरिया हमने कितना निकाला, ये नीचे वाला है यानी कि 25, तो 25 माइनस एबीसी का कितना एरिया आ गया 9, तो 25 माइनस 9 इट मीन 16 हो जाएगा। तो यहाँ पर हम 16 स्क्वायर यूनिट निकाल के रख लेंगे। अब बस हम लास्ट के पार्ट पे आ रहे हैं जिसमें उसने मांगा है एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी एंड एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल बी डैश सी। तो अब एबीसी का तो अभी हमने यहाँ पर कैलकुलेट किया है, कितना आ गया 9, और क्वाड्रिलेटर का कितना अभी हमने कैलकुलेट किया 16, तो 9:16 आपके पास इन दोनों का रेशियो आ जाएगा। ये हमारा फाइनल आंसर हो जाएगा। नाउ दिस क्वेश्चन इज 4 पार्ट्स, क्योंकि आपको पता है ये लॉन्ग क्वेश्चंस हैं, बट इसमें जो फर्स्ट में स्टार्टिंग पॉइंट बोला है एबी का रेशियो बीबी डैश के साथ निकालना है। तो एबी का बीबी डैश के साथ निकालने के लिए पहले हमें ये सारा पार्ट तो करना था, 3/5, 5/3, फिर 2/3 में निकाला, लेकिन हम अगर मेंशन कर देंगे कि किस सिमिलरिटी क्राइटेरिया से ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हो रहे हैं, क्योंकि ये हमने बीपीटी यूज किया है कि थर्ड पार्ट में यूज हो रहा है कि सिमिलर हो रहे हैं ट्राइंगल, क्योंकि दोनों ट्राइंगल सिमिलर। उसने बाद में जाके ये पार्ट पूछा, हालांकि ये पार्ट पहले होना चाहिए था, क्योंकि ट्राइंगल सिमिलर हैं ओनली देन वी आर एबल टू टेक साइड इन प्रोपोर्शन। तो हमें थोड़ा सा इसके अंदर देना पड़ेगा कि एंगल ए कॉमन आ रहा है एंड दिस साइड इज पैरेलल टू दिस, ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, क्योंकि हमने उसी के अलोंग इसको एनलार्ज किया, तो इसका क्लियर इंडिकेशन नहीं आया, क्योंकि मैंने इसी साइड को एनलार्ज कर दिया, तो ये ऑब्वियस इसके लाइन के पैरेलल आएगी। तो बीपीटी का कन्वर्स हमने यूज किया कि अगर लाइन, हम उसमें क्या कहते हैं कि दो साइड प्रोपोर्शन में हैं तो लाइन पैरेलल आ रही है। यहां पर हमने क्या कहा, लाइन पैरेलल है तो साइड प्रोपोर्शन में आ रही है। अगर क्वेश्चन में ये थर्ड पार्ट नहीं भी होता तो आप इसको फर्स्ट पार्ट के साथ स्टार्टिंग में थोड़ा सा मेंशन कर दो कि व्हाई वी आर टेकिंग दिस रेशियो सेम एज बी सी और बी डैश सी डैश, क्यों ले रहे हैं हम ए बी और ए बी डैश को 3/5 क्यों ले रहे हैं। अगर हम सेफर साइड में रहना चाहते हैं तो ब्रैकेट्स में हमेशा रीजंस दे दिया करो। In question number 92, the approximate volume of a human eye is 6.5 centimeter cube. The volume of a laboratory model of human eye, जिसमें बेस और स्टैंड भी एक्सक्लूड है, उसको 1404 सेंटीमीटर क्यूब बताया गया। स्टेट वेदर द स्केल फैक्टर k इज लेस देन, इक्वल टू और ग्रेटर देन 1। तो पहले हमें k के लिए चेक करना है। अब k के लिए हमें क्या क्या वैल्यूज गिवन है, तो तभी हम उसका स्केल फैक्टर चेक कर पाएंगे, बट k नहीं चेक होगा इसमें डायरेक्टली, क्योंकि हमें वॉल्यूम के साथ चेक करना है। तो वॉल्यूम के साथ k नहीं होगा, k क्यूब होगा, एरिया होगा तो k स्क्वायर होगा, लेंथ होता तो k होता, जैसे हमने टोपोग्राफी वाला क्वेश्चन किया था, बट यहाँ पर k क्यूब है। तो उसमें हम क्या ले लेंगे, पहले वॉल्यूम ऑफ मॉडल ऊपर आ जाएगा और नीचे वॉल्यूम ऑफ ह्यूमन आई जो हमारा क्वेश्चन है। अब मॉडल की आपको कितनी वॉल्यूम दी गई है 1404, तो 1404 है, और डिनोमिनेटर में असली हमारी ह्यूमन आई का कितना दिया 6.5 है। डेसिमल को कैंसिल करेंगे, ऊपर जाएगा, आप इसको कट करोगे तो आपके पास आ रहा है 216। तो अब यहाँ पर ये k क्यूब के इक्वल है, डायरेक्टली k नहीं है, तो 216 किसका क्यूब होता है, 6 क्यूब का होता है, 6 का होता है, तो इट मीन्स k इज इक्वल टू 6। यहाँ से k फैक्टर आपके पास निकल जाएगा, मीन्स फर्स्ट पार्ट इज क्लियर। अब आप बता सकते हो कि ये ग्रेटर देन है या इक्वल टू है, आपको पता ही चल रहा है 6 है, तो इट मीन्स ग्रेटर देन 1 आपने मेंशन करना है। इन बी पार्ट
एंड स्टेट द कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, वो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर ली। यहाँ पर वैसे आपको सिर्फ एस्टिमेट लेके भी आप फर्स्ट पार्ट का आंसर दे सकते थे, लेकिन कैलकुलेट तो करना है, और जब हमने कैलकुलेट करना है तो क्यों ना हम पहले ही कैलकुलेट करके उसकी श्योरिटी ले लें, हम अंदाजा क्यों लगाएं, वैसे तो पता ही है ना कि मॉडल होगा तो उससे बड़ा ही होगा। सेकेंड है डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई, द रेडियस ऑफ मॉडल इज 7.2 सेंटीमीटर। अब यहाँ रेडियस गिवन है, डायमीटर ऑफ ह्यूमन आई बताना है हमने, तो कैसे बता पाएंगे, साइड ले लेंगे। तो फिर अब नॉर्मल हम के लिए ले लेंगे, तो रेडियस को डायमीटर बनाने के लिए हम पहले 7.2 मतलब को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और नीचे हमारे पास ह्यूमन आई का डायमीटर आ जाएगा, क्योंकि वो भी रेडियस था तो हमने इसको डायमीटर तो बनाना पड़ेगा, सेम चीज तो होनी चाहिए हमारे पास। तो यहाँ से अगर मैं डायमीटर को कैलकुलेट करूंगी तो के नीचे आ जाएगा, और 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, चलो लिख ही लेते हैं, 2 इंटू 7.2 और डिवाइडेड बाय के का आंसर अभी हमने 6 निकाला, तो दिस इज 3, और 3 से काटेंगे तो 3 2 जा एंड 3 4 जा, तो 2.4 सेंटीमीटर। आपके पास जो भी फाइनल आंसर आ रहा है उसमें आपको यूनिट लगाना है, के में यूनिट नहीं है, बाकी में तो लगाना है। 7.2 सेंटीमीटर रेडियस का, मॉडल का रेडियस था, और 2.4 सेंटीमीटर ह्यूमनाइज है। थर्ड पार्ट इज द एक्सटर्नल सरफेस एरिया ऑफ ह्यूमनाइज, द सरफेस एरिया ऑफ मॉडल इज इतना। फिर सरफेस एरिया पे आ गया, तीनों के आंसर लिखवा लिया उन्होंने आपसे, के स्क्वायर निकालना है। अब के स्क्वायर के लिए हमारे पास फिर से क्या हो जाएगा, मॉडल का कितना है, मॉडल का 651, मॉडल का एरिया ऊपर ले लेंगे, आपको यही फॉर्मूला सबके लिए लिखना है। यहाँ पर रेडियस डायमीटर की फॉर्म में, यहाँ एरिया के फॉर्म में, मॉडल ऊपर और आए नीचे, तो मॉडल हमने लिख लिया। और अब नीचे ओरिजिनल सरफेस एरिया कितना हो जाएगा, तो यहाँ से सरफेस एरिया का आंसर इज, ये ऊपर गया और ये नीचे आ जाएगा, देन 65 1.6 और नीचे के स्क्वायर आ गया। अब के हमारा 6 था तो 6 में 36 हो गया ये। और अगर आप इसको डिवाइड करोगे, पहले डेसिमल को कैंसिल करो, डिवाइड करोगे, यू विल गेट 18.1 18.1, और क्योंकि ये एरिया है तो सेंटीमीटर स्क्वायर लगाना भी नहीं भूलना है, तो दिस इज 18.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। Now this is question number 93, again a very difficult question from your level। PQ, PQ हमारी ये साइड आ रही है, नेक्स्ट इज PR, ये एक और टेंजेंट आ रही है, एंड दिस इज ST। तो ये 3 आपको टेंजेंट्स दिखाई गई हैं, और टेंजेंट्स ऑफ द सर्कल, जिस सर्कल का सेंटर O है, रेडियस इज 7 सेंटीमीटर, दिस इज ऑल्सो गिवन कि इस सर्कल का रेडियस दिस इज 7, यानी कि OQ ले लें, या इधर से हम कोई और पॉइंट भी जो मेंशन कर देंगे तो वो भी हमारे पास इतना ही हो जाएगा। मान लेते हैं मैंने यहाँ पर W ले लिया, दिस इज अगेन 7 सेंटीमीटर, क्योंकि रेडियस तो सर्कल का सेम ही रहेगा, डायग्राम जैसे मर्जी बनेगा। वी हैव टू फाइंड द लेंथ ऑफ ST, यानी हमने ये लेंथ निकालनी है। तो ये लेंथ निकालने के लिए हमें क्या चाहिए होगा, वो सारी चीजें पता करनी पड़ेंगी। तो उससे पहले हमें ये बड़े ट्रायंगल में से क्या मिल सकता है जो उन्होंने हमें गिवन है। यहाँ पर एक और है, OP इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर, दिस OP इज कंप्लीट 25 सेंटीमीटर। ये OP जो आपके पास पूरी आई हुई, ये 25 सेंटीमीटर है। अब अगर हम ध्यान से देखें तो ये क्या है, यहाँ पर रेडियस है, दिस इज टेंजेंट, तो रेडियस और टेंजेंट के 90 डिग्री का एंगल बनता है, तो इट मींस दिस एंगल P Q and O, this is equal to 90 degree because the angle in between a radius and tangent, या आप रीजन दे दोगे तो 90 डिग्री का एंगल आ गया, इट मींस राइट एंगल ट्रायंगल आ गया। नाउ दिस इन राइट एंगल ट्रायंगल, क्या नाम आ रहा है आपके पास ट्रायंगल का, PQO में क्या निकल सकता है यहाँ से, OQ is given, this is also given। अब पहले ये देखो कि इसकी हाइपोटेन्यूज क्या, 90 डिग्री का एंगल ये है, तो हाइपोटेन्यूज ये जो कि 25 गिवन है, तो इट मींस इसमें से हम क्या कैलकुलेट कर सकते हैं, दिस PQ। सो PQ स्क्वायर इज इक्वल टू, आप कितना कैलकुलेट करेंगे, PQ स्क्वायर इज इक्वल टू जो आपका हाइपोटेन्यूज आया मींस OP स्क्वायर एंड OQ स्क्वायर। नाउ OP, वैल्यू ऑफ OP इज 25 स्क्वायर and minus OQ is 7 square, so 625 minus 49, it means आपके पास वैल्यू कितना आ जाएगा, 576। PQ की वैल्यू कितनी आ गई, 24 का स्क्वायर है ये, तो PQ का आंसर आपके पास आ गया 24। इट मीन्स ये पूरी साइड जो है इसकी वैल्यू आ गई 24। अब हम इसमें और क्या चीज यूज कर सकते हैं जिससे हम ST की लेंथ तक पहुंच पाए, तो पहले हमें इसमें थीटा कैलकुलेट करना पड़ेगा, तब हम इससे ये छोटा ट्रायंगल निकाल सकते हैं, और फिर हम उससे ये W जिसको मैंने लिया WS निकाल सकते हैं, और तब ST आ सकता है मेरे अकॉर्डिंगली। अगर आपके पास कोई और मेथड है तो यू कैन ऑप्ट दैट, मैं इसको इसी मेथड से कर रही हूँ। अब हमने ये अगर निकाल लिया और हमें सेकंड पार्ट यानी कि अगर थीटा की वैल्यू पहले निकालनी है तो साइन थीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये आपके पास यहाँ एंगल है, ये 90 डिग्री का एंगल है, तो जिसपे दोनों चीजें होती है वो बेस हो जाते हैं।
ये बेस हो गई, ये हाइपोटेन्यूज हो गई, तो ये परपेंडिकुलर हो गई। साइन थीटा इज पी अपॉन एच, तो परपेंडिकुलर कौन है, ओ क्यू, ओ क्यू अपॉन हाइपोटेन्यूज, इसके अंदर क्या है, यही ओ पी। इट मीन्स कितना आ गया, ओ क्यू इज 7 एंड ओ पी इज 25, तो 7/25 साइन थीटा का आंसर आ गया। यहाँ से हम आंसर एंगल निकाल सकते हैं। साइन थीटा 7/25 को आप सॉल्व करोगे, यू विल गेट 0.28। तो यहाँ से थीटा का साइन के टेबल पे अगर हम वैल्यू चेक करते हैं तो दिस वैल्यू इज 16 डिग्री एंड 16 मिनट, यानी कि थीटा का आंसर हमारे पास आ गया। अब हम इसमें थोड़ा सा और आगे जाते हैं। अगर थीटा आ गया तो अब और क्या निकाल सकते हैं, तो अब हम छोटा ट्राइंगल ले सकते हैं विच इज SWP। तो नाउ इन ट्राइंगल SWP इसमें क्या आ चुका है, आपके पास एंगल आ गया है। इसके अलावा और क्या चीज है जो हम लेंगे तो ये ट्राइंगल कंप्लीट हो जाएगा। नाउ दिस होल साइड इज OP, जिसमें से OW 7 है, तो वी विल गेट द वैल्यू ऑफ PW। PW कितना हो जाएगा, OP में से OW को माइनस कर देंगे, यानी कि 25 में से आप 7 को सब्ट्रैक्ट कर दो, तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 18, यानी कि 18 आ गई आपके पास। कौन सी साइड आई है 18, ये इतनी साइड, यहां से लेकर यहां तक। अब ये इस ट्राइंगल के लिए क्या है, इस ट्राइंगल का एंगल यहाँ है, यहाँ पर ये टेंजेंट है, 90 डिग्री का एंगल इस साइड पे बन रहा है। तो इस राइट एंगल ट्राइंगल के लिए आप क्या निकाल सकते हैं, जिसमें ये दोनों चीजें नीचे हैं, यानी ये बेस है, तो ये बेस हमारे पास आई है PW। अब बेस अगर मेरे पास आ चुकी है PW और एंगल मुझे पता है, यहाँ पर थीटा की वैल्यू अभी हमने 16 डिग्री 16 मिनट निकाल ली है, तो व्हाट वी कैन कैलकुलेट, तो यहाँ से हमारे पास परपेंडिकुलर हम निकाल सकते हैं, यानी कि tan का एंगल ले लो, तो tan पे आप P/B निकाल के परपेंडिकुलर, हम यहाँ से परपेंडिकुलर यानी कि SW, परपेंडिकुलर कौन सी बन रही है, अगर ये बेस है तो ये परपेंडिकुलर हो गया आपके पास SW, जिसको हमको निकालना है। तो परपेंडिकुलर SW निकाल सकते हैं, लेकिन अभी पहले हमको उसके लिए क्या लेना पड़ेगा, P/B, यानी कि परपेंडिकुलर अपॉन बेस, जो कि tan का थीटा बनेगा। अब परपेंडिकुलर इसमें हमारे पास निकालनी है हमने, लेकिन बेस है, अब बेस है तो परपेंडिकुलर निकालने के लिए हम बेस को tan थीटा यानी कि tan 16 डिग्री 16 मिनट से मल्टीप्लाई कर देंगे, और बेस अभी हमने ऊपर निकाल लिया है, दिस इज 18, तो 18 इंटू tan का जब आप एंगल देखेंगे टेबल पे, इट्स वैल्यू इज 0.2918, एंड जब हम इसको 18 से मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट 5.25। Now 5.25 is the value of SW only, but first पास में हमने क्या निकालना है, ST निकालना है, तो ST का वैल्यू मतलब इसको डबल कर देंगे, ये दोनों डबल हो जाएंगे क्योंकि 90 डिग्री का एंगल बन रहा है, वो भी सेम ही बनेगा, तो उस तरफ हमारा इसका प्लस होने के बाद आ जाएगा 10.5 सेंटीमीटर, यानी कंप्लीट ST यानी इस वाली टेंजेंट की लेंथ आ गई 10.5। अब नेक्स्ट पार्ट में पूछा है एंगल QOR, एंगल Q यहाँ है, O यहाँ है और R यहाँ है, यानी हमें इसको ज्वाइन करना पड़ेगा। तो एंगल QOR हमें ये एंगल अब निकालना है। इस एंगल को निकालने के लिए, QOR एंगल को निकालने के लिए ये क्या बन रहा है, आप इसको पूरा जब नाम देंगे तो QORP ये पूरा का पूरा क्वाड्रिलेटरल बन रहा है, तो क्वाड्रिलेटरल के सारे एंगल्स का सम कितना हो जाएगा, इट इज 360 डिग्री। तो अब यहाँ पर हम इसको 360 अगर लेने की कोशिश करते हैं, चलो हम ले रहे हैं, कहीं से भी नाम आप स्टार्ट कर दो, इट इज PQOR इज ए क्वाड्रिलेटरल, क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम 360 है, तो यहाँ ये टेंजेंट है 90 डिग्री का एंगल है, यहाँ भी 90 डिग्री एंगल है, तो बस ये दोनों एंगल हमें 180 करने हैं, तो आप पूरा 360 नहीं भी शो करो तो इन दोनों का सम 180 होगा। अब यहाँ से पूरा एंगल कितना बन गया, QPR, एंगल QPR ट्वाइस ऑफ ये जो हमारे पास पहले थीटा आया, यानी कि 16 और 16 डिग्री 16 मिनट का डबल कर देंगे तो कितना आ गया, 32 डिग्री 32 मिनट, ये एंगल आ गया। अब उसमें से ये निकालना है, तो मुझे 180 में से माइनस करना है, पर जब मिनट्स में होता है तो हम 180 को डिग्री में लिखेंगे तो कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें 179 और 60 को ब्रेक करना पड़ेगा। 179 डिग्री 60 मिनट्स के नीचे हमें 32 डिग्री मिनट मतलब लिख के सब्ट्रैक्ट करना है। अब इसको सब्ट्रैक्ट करोगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 9 - 2 is 7, 147 डिग्री एंड 28 मिनट। अब हमारे पास लास्ट आंसर आ रहा है जिसने बोला नियरेस्ट डिग्री में लाना है, तो नियरेस्ट डिग्री में बस हमारे पास आने वाला है। अब ये पूरा एंगल आया है, हमें क्या निकालना था, उसने स्टार्टिंग में हमें यहाँ पर क्या बोला, QO, ये वाला सिर्फ इतना QUR। अब ये एंगल आ चुका हुआ है, तो QUR कितना होगा,
एंगल मेड एट द सेंटर इज डबल ऑफ द एंगल मेड एट द सर्कमफ्रेंस बाय द सर्कल। ये थ्योरम हम यहाँ पर यूज करेंगे, तो ये एंगल उसका डबल है। अब हम फाइनल आंसर पे पहुंच रहे हैं। क्यू यू आर इज क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ एंगल जो हमने पहले निकाला है क्यू ओ आर, दिस इज अवर एंगल क्यू ओ आर, उसका हाफ हो जाएगा क्यू ओ आर का हाफ। तो 2 से मतलब डिवाइड किया तो 2 7 14 हो गया, 2 3 6 हो गया, 1 बचा। वो 1 का मतलब यहाँ पर क्या हो जाता है, 60 मिनट्स बन जाता है। तो 6 इंटू 6 प्लस 2 8 हो गया, तो 88 मिनट हो गया। तो जब उसका हाफ करेंगे तो 44 मिनट आ गया, तो 73 डिग्री 44 मिनट आ गया। जबकि उन्होंने नियरेस्ट डिग्री ही कहा है, तो नियरेस्ट डिग्री मीन्स इससे एक हम और, क्योंकि 30 से बड़ा है, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा 74 डिग्री आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम ज्योमेट्री, यूज रूलर एंड कंपास और आपको ट्राइंगल एबीसी बनाना है, वेयर एबी इज 5.5 सेंटीमीटर। तो एबी आप रफ एस्टिमेट दे रही हूँ मैं आपको, सिर्फ इस क्वेश्चन का प्रॉपर्ली ड्रॉ नहीं कर रही हूँ। दिस एबी इज 5.5 सेंटीमीटर, बीसी इज 4.5, बट उससे पहले हमें एबीसी पे 135 का एंगल बनाना है। तो एबीसी पे एंगल बनाना है मतलब हमें बी पे बनाना है, तो बी पे 135 का एंगल बनाने का मतलब हो गया 90 बनाया आपने। 90 के लिए आपको पता ही आप किस तरह से डिवाइड करते हो, फिर यहाँ और यहाँ रख के, और ये 90 बन गया। फिर 90 और इसको आगे एक्सटेंड कर दो, 90 और इस पर रखकर आप यहाँ से रखोगे, यहाँ से रखोगे, तो इसका हाफ आएगा, यानी कि 90 प्लस 45, तो 90 प्लस 45 लेंगे तो 135 है। तो सिमिलरली यहाँ पर आपने 135 का एंगल ड्रॉ कर लिया, दिस एंगल इज 135। उसके बाद आप बीसी की आर्क लगाएंगे, बीसी इज 4.5, तो ये हमने आर्क लगा लिया 4.5, तो ये सी आ गया। नाउ यू विल ज्वाइन दिस सी विद ए, ये आपके पास एसी साइड आ गई, मींस एबीसी ट्रायंगल कंप्लीट हो गया। नाउ यू कंस्ट्रक्ट द सर्कमसर्कल टू द ट्रायंगल एबीसी। नाउ ट्राई टू रिमेंबर दीज टू थिंग्स व्हेनेवर वी हैव टू ड्रॉ द सर्कमसर्कल। तो आपको क्या करना है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ड्रॉ करनी है, लेकिन जब भी आपको बनाना है इन सर्कल तो आपको एंगल बाइसेक्टर ड्रॉ करनी है। ये 2 पॉइंट्स आप याद में रखेंगे तो कंस्ट्रक्शन में आपका कभी भी गलत नहीं होगा कोई भी पॉइंट। तो यहाँ पर हमें सर्कल बनाना है, तो वी नीड परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। परपेंडिकुलर बाइसेक्टर में 2 साइड्स की लूंगी, तो मैं ए बी की ले रही हूँ, तो ए में ऊपर नीचे और बी में ऊपर नीचे आप जैसे करते हैं वो करा आपने, और आपका ये आपका ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर आ गया। नेक्स्ट इज आप इसमें दूसरी साइड कोई भी एडजेसेंट साइड ले सकते हैं, बीसी का ले लिया तो बीसी के लिए आप लेंगे तो बी पे रख के ऊपर नीचे और सी पे रखकर भी सिमिलरली ऊपर नीचे, तो आप लेंगे तो यहाँ से इसका हाफ आना चाहिए। अब जहां पर ये 2 साइड्स मीट करेंगे, क्योंकि मैंने तो रफ बनाया है, तो जहां पर ये 2 साइड मीट करेंगे आएगा तो वो कहीं यहाँ ही आसपास में, तो यहाँ पर आ जाएगा। मान लेते हैं हमने यहाँ आ गया। अब हमने क्या करना है, इससे लेकर पूरा सर्कल ड्रॉ करना है। तो अब आप सर्कल ड्रॉ करोगे तो आप रेडियस कितना लोगे, मतलब आपको फिर बाद में बताना पड़ेगा कि कितना हमने लिया। तो आप यहाँ पर कंपास रख के किसी एक पॉइंट तक चले जाइए, किसकी एक कॉर्नर तक चले जाइए, तो ये हमारा पूरा रेडियस हो गया, दिस इज अवर रेडियस। और फिर आप कंपास को पूरा यहाँ से यहाँ तक टर्न कर देंगे, तो देखते हैं कि कितना आता है। मेरे को यहाँ पर पूरा एग्जैक्ट तो नहीं मिलने वाला सर्कल, क्योंकि मेरा सेंटर को हमने मेजर तो किया ही नहीं है। नाउ फ्रॉम सी हमारा वैसे एग्जैक्टली बी पे तो नहीं जा रहा, बट क्योंकि हम सर्कल ड्रॉ कर रहे हैं तो हमारे तीनों कॉर्नर्स को टच जरूर करना चाहिए। तो यहाँ से ये इस तरह से बेंड हो जाएगा। अगर इन सर्कल लेते तो इसके अंदर जाता। मुझे पता है मेरा सर्कल उतना अच्छा नहीं है, बट मेरे स्टेप्स ठीक है, आप इसको फॉलो करोगे तो यू विल बी एबल टू। और उन्होंने इसमें पूछा है कि रेडियस कितना आ रहा है, तो रेडियस आपका इसमें 6.5 सेंटीमीटर के अराउंड आ रहा है। Now in next part, curved surface area of right circular cone is half of the another right circular cone. तो 2 सर्कुलर कोन हैं हमारे पास, दोनों राइट सर्कुलर हैं, एक का सरफेस एरिया दूसरे का हाफ है। If the ratio of their slant height 2:1 है, वॉल्यूम 3:1 है, find the ratio of their radii. तो इट मीन्स हमारे को पहले कर्व्ड सरफेस एरिया से स्टार्ट करना है, क्योंकि उन्होंने क्या बोला, सरफेस एरिया, कर्व्ड सरफेस एरिया। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 इज हाफ ऑफ कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2। तो हम अगर इन दोनों का रेशियो निकालेंगे तो 1/2 हो गया, ये आपके पास बात आ गई। तो अगर मैं इसको लिख भी सिंपल फॉर्म में लिख भी देती हूँ, कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 1 एंड डिवाइडेड बाय कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ 2, इट्स रेशियो इज 1/2। नाउ वी नो द फॉर्मूला इज पाई आर एल, एंड दूसरे का भी पाई आर एल ले लेंगे, लेकिन क्योंकि हमने 2 अलग अलग लिए हैं तो इसको हम आर डैश और एल डैश ले लेते हैं। अब इसका रेशियो हमारे पास टोटल मिलाकर हाफ आ रहा है। इसमें से किसकी वैल्यू गिवन है वो आप चेक करो। रेशियो ऑफ देयर स्लांट हाइट मींस एल और एल डैश की जगह पे आपके पास वैल्यू दी है 2:1, तो L एंड L बाय डैश रेशियो इज 2:1। तो ये वैल्यू हम यहाँ फिल करेंगे, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ देयर रेडियाई। तो यहाँ से मुझे इसको कैलकुलेट करना है, रेशियो में पाई तो कैंसिल ही हो गया। अब R और R डैश मुझे कैलकुलेट करना है, 1/2 अपनी जगह पे है, इसको उधर लेके जाऊंगी तो इट विल बिकम L डैश बाय L, तो हाफ हो जाएगा। तो रेशियो L डैश बाय L का कितना हो जाएगा, 1/2। तो हम इसको 1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इट मींस 1/4। तो रेडियस का रेशियो, रेडियस के साथ जो दूसरे
दूसरे वाले का रेडियस के साथ जो आएगा इट्स रेशियो इज 1:4। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया 1, आपने रेशियो में ही लिखना है, इट इज 1:4। नाउ इन सेकेंड पार्ट हाइट्स का रेशियो लेना है और वॉल्यूम का गिवन है, तो वॉल्यूम इज 3:1। अब वॉल्यूम के पार्ट में हम बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट एंड वॉल्यूम ऑफ सेकेंड का रेशियो इज गिवन एज 3:1, तो 3 है। अब कोन का वॉल्यूम कितना होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और नीचे भी हम फॉर्मूला तो सेम ही लिखेंगे, लेकिन यहाँ मेरा आर दूसरा है और एच भी नया है, तो हम उसको कोई और नाम देंगे, चाहे आप कैपिटल अल्फाबेट भी ले सकते हैं। 1/3 पाई तो कांस्टेंट है, तो इसको तो हमें इग्नोर कर देना है। इसका आंसर हमने अभी निकालना है, इसमें से हमारा आंसर ये 3:1 के है, तो हमें h/h डैश का रेशियो निकालना है। तो h/h डैश रेशियो कितना हो गया 3/1 अपनी जगह पे रहा, और इधर से r डैश स्क्वायर और नीचे r स्क्वायर का रेशियो हो जाएगा, यानी कि 3/1। तो बेसिकली r डैश और r का रेशियो कितना हो गया 4:1, तो 4:1 का स्क्वायर कर देंगे, तो 4 और 1 और उनका स्क्वायर कितना हो गया 3 × 4 का स्क्वायर इज 16, तो 16 × 3 48 है, और नीचे क्या है 1 ही, उसका स्क्वायर भी करेंगे तो 1 ही आएगा, तो आंसर इज 48:1। ये आपका पास हाइट का रेशियो आ जाएगा। तो h/h डैश का रेशियो इज 48/1 और r का रेडियस का 1:4। A cylindrical drum is unloaded from a truck, नीचे उतारा गया है by rolling it down along a wooden plank। तो wooden plank यहाँ है, इससे नीचे उतारा गया है। The length of the plank is 10 मीटर, तो ये plank जो है wooden plank उसकी length is 10 मीटर given and it is making an angle of 10 degree with the horizontal ground। तो horizontal ground के साथ यहाँ पर ये 10 डिग्री का ही एंगल फॉर्म कर रहा है। Give your answer correct up to and find the height from which cylinder drum was rolled down। This height we have to calculate and give your answer correct up to 3 significant digits तक आपको निकालना है। तो यहाँ पर जब हमारे से परपेंडिकुलर मांगी गई है, 90 डिग्री एंगल परपेंडिकुलर मांगी गई है, तो P है और H हमारे पास है, तो इट मीन्स ये किसका आंसर होता है sin थीटा। तो sin थीटा P/H का वैल्यू लगाना है। यहाँ पर थीटा 10 डिग्री है, परपेंडिकुलर यानी हाइट हमने कैलकुलेट करनी है, हाइपोटेन्यूज 10 हमें दी गई है, और sin 10 डिग्री की वैल्यू है आपके पास, और ये 10 इधर चला जाएगा, जब हम h को कैलकुलेट करें तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, 10 मल्टीप्लाई साइन आपके पास 10 डिग्री पे वैल्यू आ रही है 0.1736, तो 10 का मतलब एक उधर डिग्री चला जाएगा 1.736, बस इतनी सी ही हाइट है जिसको उसने करेक्ट अप टू 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स का। तो सिग्निफिकेंट फिगर में हम डेसिमल से आगे वाली नहीं बल्कि पीछे वाली को भी काउंट करते हैं, तो 1.7, तो 36 की जगह पे मुझे एक डिजिट चाहिए, तो इट मींस 4। तो सिग्निफिकेंट में टोटल डिजिट 3 होनी चाहिए। जब हम करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस करते हैं तो वो अलग चीज चले जाती है, तो यहाँ पर सिग्निफिकेंट है 1.74 हो जाएगा। अगर इसी को करेक्ट अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस है तब भी इसके लिए यही रहता, क्योंकि डेसिमल प्लेसेस इसमें 2 ही हैं, उधर वाली काउंट करेंगे, लेकिन सिग्निफिकेंट के लिए हम इसको भी कंसीडर करते हैं, और इसके साथ में यूनिट आपको मीटर प्लेस करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रॉम स्टैटिस्टिक्स, द डाटा गिवन बिलो शोज द मार्क्स ऑफ 12 स्टूडेंट इन ए टेस्ट अरेंज इन असेंडिंग ऑर्डर। तो क्या क्या दिए गए हैं, दिस इज 2 3 3 3 then 4 then x plus 2 then next is 8 comma p then next is q and then 8 and then 9। तो ये 12 स्टूडेंट्स के टेस्ट के मार्क्स हैं असेंडिंग ऑर्डर में, तो हमें लगाना नहीं है। मतलब इफ द गिवन वैल्यू ऑफ द मीडियन एंड मॉड, तो मीडियन इसी डाटा का मीडियन भी गिवन है एंड मॉड भी गिवन है। यूजुअली हम देखते थे कि रॉ डाटा के इतने क्वेश्चंस नहीं आते थे, पर कॉम्पिटेंसी फोकस में उन्होंने रॉ डाटा के भी अच्छे क्वेश्चंस कवर किए हैं। तो मतलब आपको टेबुलेटेड भी करना है, ग्रुप भी करना है, और रॉ डाटा को भी करना है, क्योंकि हम रॉ मतलब जो आपको सिर्फ ऐसे ही दिए हुए हैं, सिर्फ वैल्यूज दी हुई है, तो ये सारे रॉ में आ जाते हैं। तो ये आपका आ गया मोड, इसमें 8 है, मोड 8 आ गया। चलिए अब आगे देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x भी निकालना है, p भी निकालना है, q भी निकालना है। पहले मीडियन क्या होता है, कितनी है 12 नंबर ऑफ टर्म्स हैं, तो 12 का मीडियन क्या हो जाएगा, हम इसके बीच की मिडिल टर्म्स निकालने की कोशिश करते हैं। तो कौन सी टर्म आएगी, अगर मेरे पास टोटल 12 है तो 12/2 मींस कितना हो गया 6th टर्म होगी, तो वी विल टेक द सम ऑफ 6 and 7 टर्म एंड डिवाइडेड बाय 2, ये इसका मीडियन का फॉर्मूला हो जाएगा। तो मीडियन मतलब 6th,
तो 6 सम कौन सी 1 2 3 4 5 6, 6th is x and 7th is x plus 2 and divided by 2. It means 2x plus 2 divided by 2 and its answer is given which is median is equal to 6. So 2x plus 2 is equal to 12. It means 2x is equal to 10. It means x is equal to 5. तो ये आपके पास x का आंसर आ गया जो कि फर्स्ट पार्ट था, x का आंसर 5 आ गया। अब अगर x का आंसर 5 आ गया इट मीन मैं यहाँ पर 5 फिल कर रही हूँ एंड 5 प्लस 2 ये मेरे पास डाटा आ गया 7। नाउ नेक्स्ट पार्ट में मुझे क्या दिया गया मॉड, और मॉड जो होता है वो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी होती है, तो हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 दी हुई है। तो ऑलरेडी हाईएस्ट फ्रीक्वेंसी 8 है तो हम नंबर काउंट करते हैं कि किसके कितने नंबर हैं, क्योंकि हमें हाईएस्ट अगर 8 बनाना है तो क्या मेरे पास उतने 8 है भी हैं। अब यहाँ पर काउंट कर रहे हैं 3 कितने हैं 1 2 3, 3 कितने आए हैं 3 टाइम्स आए हैं। अब 8 काउंट करो कितने हैं 1 2, तो अगर मैं इसका मॉड लेती डाटा का तो फिर ये पूरा नहीं बनेगा, 8 ही नहीं बनेंगे। इट मीन्स मुझे इससे ज्यादा नंबर चाहिए, तो 3 तो ये ऑलरेडी हैं और 4 प्लेसेस पे मुझे 8 चाहिए, तो 4 प्लेसेस पे 8 बनाने के लिए क्या बचा, इनका आंसर तो 5 और 7 आ गया, यानी कि P और Q दोनों ही हमारे पास आंसर क्या आएगा 8 आएगा। तभी इसका मोड मतलब 3 से बड़ा होगा, नहीं तो फिर 3 मोड होता, लेकिन 3 तो मोड नहीं है ना, मोड इज गिवन एज 8, तो कम से कम उसकी फ्रीक्वेंसी इससे ज्यादा होनी चाहिए, 3 से ज्यादा। तो 4 बनाने के लिए P एज वेल एज Q बोथ शुड इक्वल टू 8, तो यहां से मोड निकल जाएगा 8। तो P और Q दोनों का आंसर 8 हो गया क्योंकि मॉड 8 है और x का आंसर हमने ऑलरेडी कैलकुलेट कर लिया, दिस इज 5। नेक्स्ट इज फ्रॉम अलजेब्रा, सॉल्व द लीनियर इनइक्वेशन। आपके पास सॉल्यूशन सेट दिया गया, आप इसको 2 सेपरेट सॉल्यूशन सेट्स में कर लेंगे। तो आपके पास कितना आ गया, यहाँ पर 5 है, इट इज 10, 5 4 इज 20x, और यहाँ से लेंगे तो 18 माइनस 16x, ट्रांसपोज करेंगे तो मैं 20 को इधर ले लेती हूँ, 20x माइनस 16x, और इसको इधर ले लेते हैं तो 10 माइनस 18, इट मीन्स माइनस 8, और यहाँ पर आ गया 4x। नो x इज इक्वल टू माइनस 8 डिवाइड बाई 4, मैं डिवाइड तो पॉजिटिव के नंबर से कर रही हूँ तो साइन चेंज नहीं होगा, तो x इज लेस देन माइनस 2, ये हाफ आंसर आ गया। नाउ नेक्स्ट इज 18 माइनस 16x, इट इज ग्रेटर देन 22 माइनस 20x, तो ट्रांसपोज करेंगे तो इसको इधर ले आते हैं, माइनस 16x plus 20x and here 22 minus 18, so this is 4x greater than, यहाँ पर कितना हो गया 4, तो x is greater than 1, तो it means x is greater than 1 and less than minus 2, ये आपके पास आ जाएगा। तो पहले सॉल्यूशन सेट को लिखना है आपने, तो आप जैसे हम करते हैं x is such that x is लेस देन माइनस 2 है तो लेस देन माइनस 2, क्योंकि हमने बीच में लेना है, लेस देन माइनस 2 है। अब लेस देन माइनस 2 है और यहाँ पर ग्रेटर देन सिर्फ 1 ही है रियल नंबर के लिए, तो हम दोनों को कैसे ले सकते हैं, क्योंकि लेस देन माइनस 2 का मतलब तो क्या हो गया, अगर मैं इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ तो ये आ गया आपके पास नंबर्स, तो माइनस 2 से अगर मैं स्टार्ट करती हूँ, माइनस 2 मीन्स माइनस 1 एंड दिस इज 0 एंड दिस इज 1, तो 1 से थोड़ा और आगे तक एक डिजिट एक्स्ट्रा लेनी चाहिए, बट माइनस 2 का आपका यहाँ पे आ गया, नीचे इक्वलिटी का साइन है ही नहीं इस क्वेश्चन में, तो इतना ही रहेगा। अब माइनस 2 से लेस देन है, तो माइनस 2 से ग्रेटर हो तो हम उधर लेते हैं, लेस देन तो हमारा इस तरफ चला जाएगा, क्योंकि उधर तो जाने पे ग्रेटर हो जाता है, तो लेस देन मेरा इस साइड पे आ गया, तो इसका एक सॉल्यूशन सेट कॉमन नहीं बन पा रहा है। और ग्रेटर देन की बात करेंगे तो 1 से बड़ा है, तो 1 मेरा यहाँ है, 1 से ग्रेटर मतलब मेरा उस साइड में चला जाएगा, क्योंकि हमारा रियल नंबर है, एक्स को हमने रियल नंबर ही माना हुआ है, तो इससे इधर या उससे उधर हमारा इस तरह से जाएगा, x बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसमें जब इसको सेट सॉल्यूशन सेट में लिखेंगे तो यहाँ बीच में हमारे पास और आएगा, और x इज ग्रेटर देन 1 वेयर x बिलोंग्स टू रियल नंबर, और फिर हम इनको ब्रैकेट्स में कर देंगे। दिस इज अवर फाइनल सॉल्यूशन सेट, और उसको हमें नंबर लाइन पे भी ड्रॉ करना है। Next question from remainder factor theorem. This is a given polynomial. It leaves a remainder minus 6 when divided by x plus 1. तो x plus 1 है तो पहले हमारा polynomial को हम x मान लेते हैं। अगर x plus 1 से डिवाइड कर रहे हैं तो हम यहाँ पर फिल क्या करेंगे x minus 1, और इसका रिमाइंडर कितना आ रहा है minus 6, तो पहले minus 1 फिल कर लेते हैं, minus 1 क्यूब 2 minus 1 square minus a minus 1 plus b and remainder is equal to minus 6, वो एंड में लिखना नहीं भूलना है। दिस इज minus 1 then this is plus 2 plus a plus b equal to minus 6, तो a plus b का आंसर कितना हो गया, दिस इज 2 minus 1 1 और 1 उस साइड में जाएगा, तो प्लस का 1 है माइनस का 1 हो जाएगा, इट इज माइनस 7, तो a प्लस बी इक्वल टू माइनस 7, ये फर्स्ट इक्वेशन आपके पास आ जाएगी, उसको आप यहीं पे लीव कर दीजिए। उसके बाद सेकंड बात पे आइए, क्योंकि दो अननोन नंबर है a और b, तो दो कंडीशंस उन्होंने हमें दी होंगी। सेम पॉलिनोमियल हैज x माइनस 2 एज फैक्टर, अब x माइनस 2 उसका फैक्टर है, इट मीन्स अगर मैं f के साथ 2 फिल करूंगी तो 0 आना चाहिए रिमाइंडर,
तो अब यहाँ पर 2 फिल करना है, तो 2 क्यूब हो गया प्लस 2 स्क्वायर हो गया माइनस a अगेन 2 एंड देन b, और रिमाइंडर नहीं है, फैक्टर है तो 0 ही आएगा। तो इट मीन्स 8 2 स्क्वायर 4 प्लस 2 8, मतलब इंटू 2 हो जाएगा 2a प्लस b इक्वल टू 0। सो दिस इज माइनस 2a प्लस b इक्वल टू 8 एंड 8 16 माइनस 16। अगर हम इसको प्लस में भी ले लेते हैं वैसे तो कोई जरूरत नहीं, वो अपने आप कैंसिल ही हो जाता है। तो ये हमारी सेकेंड इक्वेशन होगी। अब इन दोनों को हमने साइमल्टेनियसली सॉल्व करना, आपके पास a और b का आंसर आ जाएगा। तो मैं फर्स्ट इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ। 2 से फर्स्ट इक्वेशन को मल्टीप्लाई करने पे यू विल गेट 2a प्लस 2b इज इक्वल टू माइनस 14, और सेकेंड इक्वेशन आपके पास ऑलरेडी है, वो मैंने कॉपी कर दी। आपको दिख रहा है a कैंसिल हो रहा है, तो बस इसको हम प्लस कर देते हैं, माइनस करने की भी जरूरत नहीं है। दिस इज 30, तो b इज इक्वल टू माइनस 10। तो b का आंसर माइनस 10 आ गया। किसी भी एक में जो इजी लगती है उसमें फिल कर देते हैं। फर्स्ट इक्वेशन इजी है, तो a का आंसर इज माइनस 7 एंड माइनस b, तो माइनस 7 एंड माइनस 10, तो इट मीन्स माइनस 7 एंड प्लस 10, इट मीन्स 3। तो a का आंसर इज 3 एंड b का आंसर इज माइनस 10। तो ये आपके पास दो आंसर आ जाएंगे। So last question of today's video is 100 question from matrices A, B, C and D. 4 matrices are given. Is the product AC possible? तो A और C का ऑर्डर चेक कर लेते हैं। This is 2/2 and C का ऑर्डर क्या है 1/2। तो यहाँ इसका नंबर ऑफ कॉलम 2 है, नंबर ऑफ रोज 1 है, तो इट मीन्स कंपेटिबिलिटी नहीं है। हम जस्ट लिखेंगे नो दिस मल्टीप्लीकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज नंबर ऑफ कॉलम इन A मैट्रिक्स आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ रोज इन सी मैट्रिक्स। बस इतना सा आपको लिखना है वहां पर, तो नॉट इक्वल है, तो जस्टिफाइड नहीं है। बी में फाइंड द मैट्रिक्स है सच दैट, ये आपको दिया होगा, इसके लिए हम आपको सब कुछ कैलकुलेट करना है। तो अब कैलकुलेशन के लिए तैयार हो जाइए। एक्स इज इक्वल टू ए बी भी कैलकुलेट करना है, बी स्क्वायर भी है एंड नेक्स्ट डी सी भी है। सब कुछ हमें अलग अलग ही कैलकुलेट करना है, तब जाके लास्ट में एक्स निकल जाएगी। तो पहले हम ए बी को कैलकुलेट कर लेते हैं, और आपको पता है हमें इसको लिखना ही पड़ेगा मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो दिस इज ए एंड दिस इज बी। आप इसका मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आपको पता ही है क्या, कैसे मैंने बताया हुआ है। यहाँ पर एरो लगाइए, कॉलम पे एरो लगाइए। -1 को 1 से किया -1, देन 3 को 0 से किया 0, देन -1 को यहाँ -2 से किया तो कितना आ जाएगा, -1 -2 से तो 2 आ जाएगा, देन 3 + 3 9, देन नेक्स्ट 2 1 2 और साथ में 0, फिर नेक्स्ट 2 इधर -4 हो गया एंड देन दिस इज 0। इट मीन्स ए बी का आंसर कितना आ गया -1, 9 + 2 11, दिस इज 2, दिस इज -4। तो ये आपका आंसर है ऑफ ए बी। नेक्स्ट हमें कैलकुलेट करना है बी स्क्वायर, तो बी स्क्वायर भी हम यहीं पे कैलकुलेट कर लेते हैं। बी को बी से मल्टीप्लाई करना है। बी कई बार तो स्टूडेंट इसे फॉर्मूला ही लगा देते हैं कि बी आ गया बस बी का स्क्वायर कर दो। मल्टीप्लाई करना है, बी को बी से ही मल्टीप्लाई करके दिखाना है, आपने बकायदा शो करना है। फिर से रो और कॉलम लेना है, 1 1 1, देन -2 0 हो जाएगा साथ में, देन इधर -2 एंड -6, नेक्स्ट इज 0 × 1 0, 3 × 0, और यहाँ पर कितना आ जाएगा, दिस इज 0 एंड 3 3 इज 9। सो आंसर कितना बना 1 -8, देन 0 एंड 9। तो ये आपके पास बी स्क्वायर आ गया। लास्ट इज डी सी। डी और सी को भी मल्टीप्लाई करना है। डी एंड सी की मल्टीप्लिकेशन के लिए चेक करिए, करना पड़ेगा कंपेटिबिलिटी है या नहीं है। तो पहले डी को ही लिखा हुआ है उन्होंने, डी सी की फॉर्म में लिखा, तो डी को पहले लिखेंगे 4 1 एंड देन सी इट इज 1 -4। तो पहले ऑर्डर चेक करना पड़ेगा क्योंकि इसका थोड़ा आपको देखने में लग रहा होगा, दिस इज 2 × 1 है एंड दिस इज 1 × 2 है। इट मीन्स ये दोनों का 1 1 आ रहा है, इधर की कॉलम उधर के रोज 1 1 आ रहे हैं। इट मीन्स जो फाइनल मैट्रिक्स आएगी उसका ऑर्डर फिर से 2/2 ही आएगा। तो 2/2 लाने के लिए आपने यहाँ का रो और यहाँ का कॉलम लिया, तो 4 1 4 हो गया, फिर उधर गया तो 4 4 16 हो गया, फिर 1 को लिया 1 और फिर -4। तो ये डीसी का आंसर आ गया। अब लास्ट में तीनों इक्वेशंस को ध्यान से लेना, फिर आपने कैलकुलेट करना है। अब ए बी का फाइनल आंसर ये है, तो हमें पहले ए बी को लेना है, देन बी स्क्वायर हमने इसको प्लस करना है एंड देन माइनस डी सी मीन्स इसको मुझे माइनस करना है, देन आई विल गेट द वैल्यू ऑफ एक्स। तो एक्स को करने से पहले हम पूरे मैट्रिसेस के सारे जो एलिमेंट्स हमें चाहिए उनको लिख लेंगे। बस ध्यान रखना है इन दोनों को प्लस करना है। तो -1 है, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट यहाँ पर +1 है, हियर इट इज -4। फिर इधर 11 हो गया फर्स्ट रो का सेकेंड एलिमेंट, और फिर यहाँ से क्या आया -8, ये हमने प्लस किया एंड दिस हमें माइनस करना है तो प्लस का 16 हो जाएगा। नेक्स्ट इज 2, देन 0 हो गया और साथ में कितना -1, देन -4 और यहाँ से आगे आपके पास
9 एंड देन +4 हो जाएगा, क्योंकि माइनस प्लस करेंगे तो कैंसिल, 1 1 कैंसिल हो गया, -4 इधर 16 -8 मतलब 8 हो जाएगा, और यानी 19 हो गया, 2 - 1 इज 1, 4 4 कैंसिल हो गया यानी कि 9। तो -4, 19, 1 और 9 ये आपके पास फाइनल आंसर आ रहा है इस मैट्रिक्स के लिए जो आपसे पूछा गया। तो दिस इज एक्स मैट्रिक्स, और ये हमारा ये लास्ट में जो है दिस इज अवर फाइनल आंसर। With this, I conclude my today's video. Hope you like the solutions given by me. Thank you for watching till the end. Keep watching, sharing and subscribe to my channel. I will make another video for the further remaining questions of this CFQs. Thank you.